हेलो बच्चों, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। उसके अंदर जो आज डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और जानदार टॉपिक है। कौन सा? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, उसके अंदर उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो मॉडल क्या होता है, उसकी कुछ पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। उसके बाद में बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। उसके अंदर रेडियस कैसे निकालते हैं किसी ऑर्बिट की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेपरेशन एनर्जी क्या होती है और एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। ये सारी की सारी बातें आज अपन इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, और उससे भी बढ़िया बात कि आपका चैनल है केमिस्ट्री इनसाइड, इसको आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं बोहर मॉडल्स ऑफ एटम क्या होता है। तो देखो, बोहर मॉडल ऑफ एटम की बात करें तो उसके अंदर आपको दिख रहा होगा, बताया भी है अपन ने कि एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अब बोहर ने क्या क्या बोला था वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, सारी की सारी बातें। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम की बात करें तो द मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। उस पर बेस्ड है बेसिकली ये मॉडल। द मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे हाइड्रोजन, और उसके बाद में बात करेंगे जैसे हीलियम प्लस की बात करेंगे, लिथियम प्लस 2 की बात करेंगे। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है ये मॉडल। ठीक है, देखो यहां पर क्या चीजें अपन को डिस्कस करनी है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जो बोहर ने बताया था मैं आपको थोड़ा सा यही विजुअलाइज करा दूं, उसके बाद में अपन पोस्टुलेट्स पे चलेंगे कि क्या क्या उसने बोला था। ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर क्या है, जैसे ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर क्या है, ये ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। इसके बाहर ये कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है। उसके बाद भी ये थर्ड और ये फोर्थ। उसने फर्स्ट वाले को बोला था के सेल, ये वाला एल, ये एम, ये एन और सो ऑन, आगे आगे चलता जाएगा। समझ में आ रही है बात? और ये जो मैं यहां दिखा रहा हूं जो के है, ये क्या है, एक तरीके से उसके स्टेशनरी स्टेट मतलब एनर्जी के लेवल्स हैं। समझ में आ रही है बात? ये छोटी सी चीज आपको दिमाग में रखनी है अभी, तो उसके बाद में अपन आगे चल रहे हैं और वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो चलते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले बात करें इसकी अपन कि बोहर मॉडल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं अपन यहां पे। उसके अंदर जो फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोहर इलेक्ट्रॉन्स revolve around the positively charged nucleus in a definite circular path called orbits, stationary states और allowed energy states। मतलब वो क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर जो रिवॉल्व कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन, वो एक डेफिनाइट पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में ही वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये किसने बोला? बोहर की पोस्टुलेट्स थी फर्स्ट वाली। उसके बाद में क्या बात है कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था, क्या बोला था, ये न्यूक्लियस है और उसके बाहर ये क्या है, उसके ऑर्बिट्स है। ठीक है, एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इनको क्या बोलेंगे अपन, एनर्जी लेवल। एंड नंबर इज 1 2 3 4 5, या फिर उसको क्या नंबर देंगे अपन, के एल एम एन ओ। समझ में आ रही बात? ये मैंने आपको थोड़ा सा विजुअलाइज पहले ही करा दिया था, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है बात? अब चलते हैं उसके आगे। अब आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एमवीआर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो एमवीआर है, एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या होगा, NH/2π। समझ में आ रही है बात? यहां पर जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, r यहां पर जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस की बात कर रहे हैं, n एक क्या है यहां पे होल नंबर है 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं, और h यहां प्लांक कांस्टेंट है। अब बात यह है कि ये वाली वैल्यू है वो क्या हो सकती है, जैसे mvr इज इक्वल टू 1h/2π हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये 2h/2π हो सकता है, या मैं बोलूं तो 3h/2π हो सकता है। मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हो सकती है। लेकिन कभी भी ये वाली वैल्यू कभी नहीं आएगी, कौन से फ्रैक्शन में, जैसे मान लो आपको बोले 1.5 h/2π, ये वैल्यू नहीं आएगी।
क्या कह रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा वो। समझ में आ रही है? फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं होगी, जैसे आपको कहीं दे रखा होगी 2.5 h अपॉन 2 पाई, ये वाली वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? तो ये वाली बात भी किसने बोली थी? मतलब बोहर का एक पोस्टुलेट है जिसके अंदर बोला था कि एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? n h अपॉन 2 पाई होता है। क्लियर हुई बात? अब देखो आगे चलते हैं। आगे देखो फोर्थ इन्होंने क्या कहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दे डिफर इन एनर्जी बाई डेल ई इज गिवन बाई। देखो कहना क्या चाह रहा है वो सुनो आप अच्छे से। यहां पे ये कहना ये चाह रहा है कि यहां पर आपको अच्छे से दिख रखा होगा अच्छे से, क्या ये न्यूक्लियस है, ये इसकी लेवल है एनर्जी 1 2 3 एंड 4। समझ में आ रही है बात अच्छे से? अब देखो एक बात बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, उसको मुझे ये वाला मान लो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। ये फर्स्ट है अपना, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। मुझे सेकंड से कहां भेजना है? फोर्थ में भेजना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कहीं से एनर्जी लेगा ये और लेकर के कहां पहुंच जाएगा? यहां पे। तो इसका ट्रांजिशन कहां हो गया? सेकंड लेवल से फोर्थ लेवल में हो गया। ऐसे ही जब वापस वो फोर्थ से कहां आएगा? सेकंड में आएगा। तो क्या करेगा? एनर्जी को एमिट करेगा। समझ में आ रही है बात अच्छे से? तो अपन जो बात करने जा रहे हैं वो इसके डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इसके डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं। क्लियर हुई बात? देखो क्या बात थी वो, उसको देखते हैं अपन अच्छे से। वो था क्या कि जो एनर्जी है, अच्छा सुनो मेरी बात, जो दो लेवल थे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि जो दो लेवल थे, ये वाला है, इसको मान लो मैं लेवल E1 मान रहा हूं, इसको लेवल E2 मान रहा हूं। इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस तो देख रहे हैं अपन, और ये देख रहे हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E1। और अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप ये जानते हो अच्छे से कि E इज इक्वल टू क्या होता है? h न्यू। अरे ये होता है। तो बताओ आप यहां E2 माइनस E1 करोगे तो ऐसे तो करोगे, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू 2 माइनस h न्यू 1। समझ में आ रही है बात? क्लियर होगी बात यहां तक की? अब बताओ जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, अब जो एनर्जी का यहां पर जो डिफरेंस है डेली, उससे क्या निकाल लिया अपन ने? डेली से क्या निकाली? यहां पे फ्रीक्वेंसी निकाल ली। मतलब ये एनर्जी का डिफरेंस आ गया और ये अपोन क्या हो गया? h। तो ये फ्रीक्वेंसी की बात आ गई कि उस एनर्जी की अपने को कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिएगी। समझ में आ रही है बात अच्छे से? यहां E1 और E2 क्या है? एनर्जी से कौन सी है? E1 यहां पर लोअर है और E2 क्या यहां पे हायर एनर्जी स्टेट्स है। क्लियर हुई बात? इसको क्या बोलते हैं अपन? इस फ्रीक्वेंसी रूल को बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल क्या बोलते हैं? बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल बोलते हैं, जिसकी जो मैंने यहां पे फॉर्मूला आपको दिखा रखा है बहुत ही अच्छे से, क्या कि फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट कर रहे हैं? E2 माइनस E1 अपॉन h। समझ में आ गई बात अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं देखो आगे। अब देखो अपन बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। जो बोहर मॉडल है उसकी एप्लीकेशन क्या है, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स की जो अलग अलग जो ऑर्बिट्स है उनकी रेडियस क्या होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं यहां पे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। उसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। v इसकी क्या यहाँ पे? वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखो यहां से यहां ये जो डिस्टेंस r है, समझ में आ रही है बात? ये क्या है कि जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट की डिस्टेंस है ये। ठीक है, अब आगे सुनो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मुझे इतना बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां रिवॉल्व करेगा, तो इसका मतलब यहां पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक कौन सा? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही है? ये दोनों अगर बैलेंस होंगे तो यहां पर रिवॉल्व करेगा कि नहीं करेगा? ये मतलब यहां से समझ में क्या आ रहा है कि जो कूलम्बिक फोर्स है अपना, जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दूसरा कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर, तभी तो रिवॉल्व करेगा ये। ठीक है, और एक क्योंकि डेफिनेट बात, डेफिनेट एक एनर्जी स्टेट है, उसी में रिवॉल्व करना है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या होती है? के JDE अपॉन आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्या होती है? mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है। समझ में आ रही बात? अब देखो यहां से अपन एक काम करते हैं, यहां से v स्क्वायर को अपन इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखो ये क्या, 2 से ये r से तो r कट गया, और मैं v स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? के ZE स्क्वायर अपॉन mr लिख सकते हैं यहां। तो इतनी बातों की दिक्कत ही नहीं है। अब देखो अपन ये जानते हैं कि जो mvr है वो क्या होता है? NH अपॉन 2 पाई।
इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से मैं अगर v की वैल्यू निकालूं तो v कितना हो गया मेरा यहां पे NH 2 पाई अपॉन MR, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब बताओ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में मतलब ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मैं लिख दूं कि यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बताओ ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर अपॉन MR। समझ में आ रही है आपको अच्छे से बात? क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तो ठीक है। अब देखो एक r से ये r कट गया, एक m से ये m कट गया, इस r को मैं उधर ले जाऊं तो जब r को उधर ले जाऊंगा तो r की वैल्यू क्या आ गई जी, r को यहां लेके आऊंगा तो r की वैल्यू क्या आ गई n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन k ZE स्क्वायर m। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गई यहां तक की बात? तो इसमें कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। अब देखो आपको पता है h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और यहां पर e कांस्टेंट है और m कांस्टेंट है। ये सारी चीजें कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा नहीं है? एक तो n नहीं और z नहीं है। तो जितनी भी वैल्यू है किसकी, n की और h को छोड़कर n को और z को छोड़ करके बाकी की सारी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो यहां से जो r निकल के आएगा वो कितना आएगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये अपना r का फॉर्मूला आएगा। यहां से क्या निकल के आएगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। यहां से अपने को r का पता चल गया। अब देखो आपको पता है कि r की वैल्यू जब ये आ रही है, ठीक है, तो r प्रोपोर्शनल क्या है n स्क्वायर। तो जैसे जैसे मैं सेल्स मतलब 1 2 3 4 मतलब जो आगे चलता जाऊंगा तो रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? बिल्कुल समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि बिल्कुल ये मान लो फर्स्ट सेल है और सेकंड है तो उसकी रेडियस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और फॉर्मूले से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि r प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, n स्क्वायर आ रहा है। समझ में आ रही है बात अच्छे से? अब देखो अपन आगे चलते हैं, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, छोटी मोटी बातें और इसकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द फर्स्ट 5 बोर रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम। अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो एक पूछ क्या रहा है वो सुनो इधर। ये अपना न्यूक्लियस और ये अपना फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ये n की वैल्यू यहां पे क्या होगी, n इक्वल टू क्या है, ये 1, ये क्या है 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये कह रहा है कि इनकी रेडियस बताओ क्या क्या होगी। तो देखो आपको ये पता है कि थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आए कि जो फॉर्मूला क्या है रेडियस का 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, यही फॉर्मूला है जी। अब मुझे फर्स्ट की निकालनी है तो देखो हाइड्रोजन बोला है तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूं मैं, क्या इन केस ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो 0.529 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, यही बात है जी। तो बताओ R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये होगी जी। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब फर्स्ट जो बोर रेडियस है उसकी रेडियस आ गई अपने पास में ये वाली। R2 की बात करें तो मुझे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, n की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ये एंगस्ट्रॉम। तो कुल मिला के करना क्या है 0.529 इंटू 4 करना है, इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से बात? तो अब आगे आप अच्छे से सोल्व कर लेना। जैसे R3 की बात करेंगे तो कितना जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर। R4 की बात करें तो 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। और R5 की बात करें तो कितना जाएगा 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रही है अच्छे से बात? कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी बात थी जिसको अपने यहाँ पे कैलकुलेट किया और कुछ भी नहीं किया ऐसा। चलते अपन आगे। अब आगे देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो इन्होंने दिया है। ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं तो ये जेईई में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज। इन्होंने कहा है कि सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की क्या होगी।
मैंने सारा करवा दिया है, वैसे तो आप वहां से भी देख सकते हो। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, प्लांक कांस्टेंट की भी बातें करी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, सारी बातें करी है। लेकिन यू नो वेरी वेल कि आपको पता है कि रेडियस जब आप निकालोगे तो कितना आएगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, यही होता है जी। अब ये कह रहा है कि मुझे कौन से बोर ऑर्बिट की बात करनी है, सेकंड, मतलब n की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है 2, क्या दे रखी है जी 2। तो जब 2 दे रखी है तो यहां से अपने आंसर क्या आ जाएगा, मतलब 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, जेड की वैल्यू तो 1 है और एंगस्ट्रॉम। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 0.529 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.12 एंगस्ट्रॉम। दिख भी रहा है 5 4 20 होता है, समझ में आ ही रहा होगा आपको अच्छे से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.12 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा इजी सा था, ज्यादा हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं था। बस आपको क्या याद होना चाहिए, ये वाला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वहां पर दिक्कत क्या आती है कि बच्चा याद तो करता है लेकिन उलझन ये हो जाती है कि ये तो याद रह जाता है उसको, लेकिन एन स्क्वायर अपॉन जेड याद नहीं रहता। वो क्या सोचता है एन बाई जेड है कि जेड बाई एन है या एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर है, ऐसी चीज है। क्योंकि जब आप तीनों फॉर्मूले की बातें करेंगे, जब वेलोसिटी की भी बात आएगी और अभी एनर्जी की भी बात आएगी, तो फिर चीजें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, चलते हैं देखो आगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट रेडियस रेशियो फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आइन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आइन। मतलब क्या क्या बातें करिए जी, समझना कि हीलियम के केस में तो इन्होंने किसका पूछा है, सेकेंड ऑर्बिट की बात करिए, मतलब एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। और बेरिलियम के केस में मतलब Be+3 के केस में किसकी बात करिए, एन के केस में कि थर्ड ऑर्बिट की बात करिए। कौन से की करिए जी, थर्ड ऑर्बिट की। इनका क्या पूछा है, रेडियस रेशियो पूछा है। मतलब आपको ये पता है कि आर की वैल्यू क्या होती है जी, कैसे सोल्व करते हैं इसको, 5 to 9 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब क्या निकालना है इनका, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो का मतलब आर हीलियम प्लस का निकालना है अपॉन आर बेरिलियम +3 का, ये आपको आंसर देना है। समझ में आ रही है? तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ऐसे लिख सकता हूं क्या कि आर हीलियम प्लस अपॉन आर बेरिलियम +3 इज इक्वल टू, बताओ आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर है, तो इसका मतलब एन किसका है, हीलियम का है, तो एन हीलियम प्लस का स्क्वायर हो जाएगा जी। समझ में आ रही है बात? अपॉन जेड किसका है, हीलियम प्लस का है, ठीक है। अब नीचे वाली बात है तो यहां एन क्या हो जाएगा, Be+3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड किसका है, Be+3 का है। यही बात है, करो सोल्व। तो देखो एन हीलियम का कितना दे रखा है, सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इनटू जेड बेरिलियम का आपको बताइए कितना होता है, कितना होता है जी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 हो गया ना, तो ये 4 अपॉन जेड कितना होता है हीलियम का 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है बेरिलियम के केस में 3, तो 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो देखो यहां से सॉल्यूशन करेंगे अपन इसका, तो ये क्या आ गया 2 2 जा 4 और इसको अपन काट देते हैं, ये हो गया 2, तो हो गया 8/9। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, अगर आपसे पूछे कि इसका आंसर कितना होगा, तो अपना आंसर कितना होगा 8/9 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात आपको अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इजी सी चीज थी, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फिर पुट करना आना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलते हैं देखो आगे। अब अपन बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करेंगे। तो देखो आपको ये सारी बातें याद नहीं रखनी है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वेलोसिटी से रिलेटेड आएगा तो फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि फॉर्मूला पुट करना, आपको डेराइव नहीं करना है। ठीक है, मैंने डेराइव कर रखा है, वो आपको पता ही है कि थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि जो कोलम्बिक फोर्स है वो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर अपन ने बात करी थी, kZd²/r² mv²/r। ये बातें अपन ने डिस्कस करी थी। उसके बाद में आपको बताया कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये वाला होता है। तो यहां से जो वेलोसिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 2πkZe²/nh आ रही की नहीं आ रही है। अब देखो 2πke और h ये सारे कांस्टेंट है, तो जब ये वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितना जाएगा ये वेलोसिटी 2.188 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। कौन सा वाला,
2.188 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात अच्छे से आपको? अब देखो सुनो, यहां से एक चीज समझ में आ गई कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू द जेड बाई एन। तो देखो अगर एन कांस्टेंट हो तो जेड की वैल्यू अगर बढ़ाते चले अपन, समझ में आ रही है, तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये चीजें याद रखना, क्योंकि ये आपको रिलेशन आने चाहिए। एग्जाम के अंदर बस ऐसे ही स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं और आपके वहां पर गलत हो जाते हैं। तो इस केस में जेड जो वेलोसिटी वो कितना आ रहा है, जेड बाई एन, जबकि थोड़ी देर पहले अपन ने आर की बात करी थी, वो कितना था, एन स्क्वायर अपॉन जेड। भूल मत जाना उसको। समझ में आ रही बात? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अपन क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सुनो। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 वुड बी। पहली बात तो सॉल्यूशन करने के लिए अपने को क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, 2.188 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? लेकिन मुझे तो देखो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो मैं ऐसे लिख दूं कि इसको कि V प्रोपोर्शनल टू द जेड बाई एन। समझ में ये बात? अब देखो एक ही आयन की बात करिए, लिथियम की, दो की बात नहीं करी है, तो उसके लिए रेशियो में जेड की वैल्यू भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो यहां पर जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ एक तरीके से, मतलब कितना हुआ जेड की वैल्यू दोनों के लिए, और कितनी हो गई 3। तो जेड की वैल्यू तो दोनों के लिए 3 है, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/n। समझ में आ रही है यहां तक की बात? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कह रहा है कि वेलोसिटी किसकी, थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट की, तो V3 निकालना है मुझे अपॉन V5 निकालना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, N5 अपॉन N3 होगा कि नहीं होगा? और N5 N3 का मतलब क्या है, कौन से ऑर्बिट है, 5, और ये कौन सा है 3। सिंपल सा आंसर है। देखो मैं कहता हूं कि आपको कॉपी पेन भी नहीं चलाना, एक तरीके से बोला जाए तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो इसका। ठीक है जी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 5:3। बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर वो अलग अलग पूछता, थर्ड किसी और की पूछता, फिफ्थ किसी और की पूछता, तो फिर मैं जेड को यहां पर कांस्टेंट नहीं मानता, क्योंकि आपको पता है अगर जेड ऊपर नीचे लिखूंगा तो कट जाएगा। तो रेशियो निकालने के लिए मैं ये बात करूंगा कि नहीं करूंगा। बिल्कुल समझ में आ रही है? ठीक है, देखो चलते अपन आगे। अब आगे अपन जो बात करने वाले हैं वो क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करने वाले हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन की जो यहां एनर्जी की बात करें तो आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही है बात? तो देखो आपको इतनी सारी झमेले में नहीं पढ़ना, आपको इतनी सारी बातें याद नहीं रखनी है। आपको जो बातें बताई जा रही है ना, बस वो याद रखना। क्या क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -kZd²/r। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो क्या होती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है जी, kZe²/2r। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता चल गई, काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई, तो टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल जो एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, -kZe²/2r। बताओ ये निकल के आएगी कि नहीं आएगी? इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आ रही बात अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर टोटल एनर्जी मैंने पूरी अच्छे से लिख भी रखी है, क्या है, -kZe²/2r। बाकी आप पोज करके इसको देख लीजिएगा एक बार क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर कभी कभी होता क्या, ये याद इसलिए रखना होता है कि कभी कभी क्या करते हैं वो इस तरीके की बातें कर लेते हैं, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है एनर्जी का, टोटल एनर्जी का। तो आपको फिर ये चीज में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको उधर से आर की वैल्यू लेके आनी है। बस आर की वैल्यू यहां रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। टोटल एनर्जी का आर की वैल्यू यहां से रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहां पर क्या है, Z² और N², इसको छोड़ दो, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो जब बाकी के सारे कांस्टेंट है और इसको रखोगे तो देखो एनर्जी जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या निकल के आ गई जी, जो एनर्जी वो निकल के आ गई अपनी -13.6 इंटू Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आई बात यहां तक की? कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है ना? बस याद क्या रखना है यहां पर भी कि E प्रोपोर्शनल क्या होगा, -Z²/N²। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ी देर पहले अपने वेलोसिटी की बात करी थी, वो था Z/n।
उससे पहले रेडियस की बात करी तो वो था एन स्क्वायर अपॉन जेड, और यहाँ पर क्या है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो 2-4 बार इनको देख लेना अच्छे से ताकि चीज याद हो जाए। वहां पर होगा क्या, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है बात। तो देखो सुनो, अब यहां पर जो बात ध्यान रखने वाली वो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो मेरे को इतना बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अगर वो कर दे कि जूल की बात कर ले, जूल पर एटम, तो होता क्या, आप अच्छे से जानते हो कि वन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कितना होगा, वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बिल्कुल ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आपको क्या रखना है, जूल रखना है। तो ये वाला फॉर्मूला यहां रख दीजिएगा आप लोग। तो 13.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.18 आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन, तो एन स्क्वायर तो रहेगा ही, और जूल पर एटम। अब देखो यहां पर वो जूल पर मोल की बात कर ले तो जो वैल्यू है उसको एन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। अर्क की बात कर ले, वो कैलोरी की बात कर ले, किलो कैलोरी की बात कर ले, किलो जूल की बात कर ले, तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद में सारे आप फॉर्मूले उससे निकाल सकते हो। सारे फॉर्मूले आपको रटने की कतई जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात। मतलब इस फॉर्मूले को याद रख लो कि -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर हो गई बात। अपने यहां पर 3 चीज देखी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो आगे इसको रिलेट कर लेते हैं अपन अच्छे से। वो क्या है, देखो इधर वो क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करिए अपन ने, तो क्या था, के जेड स्क्वायर अपॉन 2r था कि नहीं था, ये था। और ध्यान रखना यहां पे प्लस है, पोटेंशियल एनर्जी केस में यहां पर माइनस है, और टोटल एनर्जी में भी क्या है, माइनस है। देखो यहां पर जो आपको याद रखने वाली बात है वो क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन जब अटैच्ड है तो उसकी एनर्जी माइनस में है, इन्फाइनाइट में है, एनर्जी कितनी है, 0 है। किसकी बात करूं मैं, यहां टोटल एनर्जी की बात करूं, भाई सब ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट, तो एनर्जी 0 हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे एनर्जी 0 का मतलब है उसकी वो क्या है, एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी है, उसके बाद में 0 से कम होती हुई आ रही है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है एक तरीके से मैं बोलूं, तो एनर्जी माइनस में आएगी कि नहीं आएगी, स्टेबिलिटी बढ़ रही है भाई साहब, माइनस में आ रही का मतलब, समझ में आ रही है बात। तो देखो टोटल एनर्जी की बात करें तो कितनी आ रही है, -k जेड स्क्वायर अपॉन 2r। समझ में आई। तो यहां रिलेशन क्या आ जाएगा, के का 1/r, पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, -1/r, और टोटल का क्या हो जाएगा, -1/r। तो मुझे इतना बताओ, ऑन इंक्रीजिंग रेडियस, मतलब रेडियस बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो r की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, मतलब मैं n की वैल्यू को क्या बोल दूं कि बढ़ाते जा रहे हैं एक तरीके से। समझ में आ रही है। तो जब n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी क्या है यहां पर, अभी क्या ये प्लस के अंदर है, उसके बाद में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो डिक्रीज हो रही है। लेकिन बताओ यहां पर इस पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में क्या है, अभी माइनस में है, तो बताओ 0 पे पहुंचेगी तो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात अच्छे से। अच्छा देखो इन तीनों में रिलेशन क्या है वो अच्छे से समझो आप, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2k होता है। आप यहां से निकाल सकते हो बाकायदा, कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल एनर्जी है माइनस में है तो काइनेटिक एनर्जी बस प्लस में होगी, बस फर्क है चिन्ह का, बाकी का सारा वैल्यू सेम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स होगी किसकी, टोटल एनर्जी की। समझ में आई बात आपको अच्छे से, क्लियर है यहां तक की बात। तो अब देखो आगे अपन हाइड्रोजन के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको आप अच्छे से सुनिएगा क्या क्या बातें हैं। देखो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं किसकी, 2 एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो सारी बातें मैंने डिस्कस करी है वो किसके लिए करी है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखो मेरी बात सुनो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये देखा था कि जो एनर्जी है वो क्या थी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये थी जी। अब मेरे को जब डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है ये तो चीज कांस्टेंट है, तो 1/n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से, क्योंकि अपन ने एनर्जी डिफरेंस किसका निकाल रहे हैं, En2 n1 का निकाल रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो सुनो, यहां पर जो बात करने वाले वो क्या है, एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो मुझे इतना बताओ कि जेड की वैल्यू तो क्या होगी, 1 होगी। तो देखो अगर आपको बोले E1 निकालना है तो आप क्या बोलोगे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर तो 1 हो गया अपॉन एन स्क्वायर हो गया, 13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, उससे निकलेंगे ही नहीं निकलेगी। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, अच्छा उसको क्या बोलेंगे, L बोलेंगे, mn, ये तो आपको पता ही है। तो उस केस में एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अगर 2 का E2 निकालना है तो 4 का डिवाइड कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी, -3.4 आ जाएगी। उसके बाद 3 है तो 9 से डिवाइड कर दूंगा 13.6 को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.51 आ जाएगी। उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूं, 16 से डिवाइड करने वाला हूं 13.6 को, कितनी वैल्यू निकल के आएगी,
0.85 माइनस में है। उसके बाद में 25 से डिवाइड करूंगा तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, माइनस का 0.54, और उसके बाद में मैं किससे डिवाइड करने वाला हूं, 36 से, तो वैल्यू निकल के कितनी आएगी, माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और धीरे धीरे अगर मैं इन्फिनिट पे जाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? अब देखो सुनो, अगर आपको एनर्जी डिफरेंस निकालना हो, जैसे E2 माइनस E1 निकालना हो, तो ये एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, 10.2। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो E2 माइनस E1 कितना, 10.2, क्योंकि यहां से निकाले E2 माइनस E1। अब देखो E3 माइनस E2 निकालना है तो उस केस में 1.89 है दोनों का डिफरेंस। फिर E4 माइनस E3 निकालेंगे तो 0.66 आ रहा है। E5 माइनस E4 निकाल रहे हैं तो 0.31 आ रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए क्या, कि E2 माइनस E1 का डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू द E3 माइनस E2। E3 माइनस E2 का डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू E4 माइनस E3। क्लियर हुई बात? और E4 माइनस E3 का डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू E5 माइनस E4। मतलब अगर कभी ये रिलेशन आए आपके इन केस ऑफ द हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलोगे कि E2 माइनस E1 ज्यादा है E3 माइनस E2 से, ये ज्यादा है E4 माइनस E3 से, और ये ज्यादा है E5 माइनस E4 से, सो ऑन आगे चलता जाएगा सारा का सारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। E6 माइनस E5 निकालना हो तो फिर बाद में उसका और ही कम होगा। क्लियर हो गई बात? ये आपको चीजें याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो ट्रिक अपन यहीं से बनाएंगे, आगे डायरेक्ट ट्रिक बना देंगे। जैसे मान लो कि इसका एनर्जी डिफरेंस निकाला है, तो किसी का भी पूछेंगे तो अपन जेड की वैल्यू लेकर के फिर आंसर उसका दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? देखो चलते हैं आगे। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है देखो सुनो। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। जो किसी भी एटम है जो है उसकी जो स्टेबल स्टेट है, जो मैक्स स्टेबल स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, जहां पर वो रह सकता है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। जैसे हाइड्रोजन के केस की बात करें तो हाइड्रोजन के केस में जो फर्स्ट सेल है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है। क्लियर हो गई बात? मतलब N1 इज इक्वल टू 1 और N1 इज इक्वल टू 2 और N1 इज इक्वल टू 3 और N1 इज इक्वल टू 4 की बात करें तो हाइड्रोजन के केस में ये इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को N1 से N2 में भेजूं, ये N1 ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। अगर अब इलेक्ट्रॉन N2 में जा रहा है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। और कौन सी वाली? दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट है भाई साहब? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से जैसे ही मैं इसके अंदर भेज रहा हूं, ये कौन सी होगी? इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर ये N1 से N3 में भेजा जा रहा है, समझ में ये बात? N1 से N3 में, तो मैं कहूं यहां से यहां कौन सी स्टेट आ जाएगी इसकी? ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और यहां से यहां कौन सी आ जाएगी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट के बाद में जो होती है उसकी फर्स्ट बोलते हैं, उसके बाद वाली को सेकंड, उसके बाद वाली को थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि यहां से ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे बड़ी पिंच करेगी अगर आपको नहीं पता होगी तो ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ में आ गया आपको अच्छे से, और एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब अपन चलते हैं आगे। आगे और बहुत ही अच्छी अच्छी डेफिनेशंस हैं, वो क्या क्या है देखो सुनो। यहां बोला है आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले तो इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूं। देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो जी कह क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि मान लो ये सेल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आपको कहां भेजना है? इससे बाहर भेज देना, इन्फिनिट स्टेट पे भेज देना एक तरीके से, मतलब इससे बाहर निकाल देना आपको। मतलब उससे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना ग्राउंड स्टेट से। याद रखना कौन से स्टेट से? ग्राउंड स्टेट से निकालना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉन को। उसको क्या बोलेंगे अपन? उसकी क्या बोलेंगे? उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा एटम होना चाहिए? वो आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी। कौन सा होना चाहिए? आइसोलेटेड एटम। ठीक है, अब देखो आपको पता है N1 इज इक्वल टू 1 होगा, N2 क्या होगा? इनफाइनाइट। तो मुझे बताओ आपको यहां पर अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे? इनफाइनाइट स्टेट की एनर्जी माइनस फर्स्ट की, अरे ये होगी। और आपको पता है कि जब ये एनर्जी निकल के आएगी
तो यहाँ कितनी आएगी एनर्जी, ये वाली, और ये एनर्जी क्या होती है आपको पता है, पॉजिटिव ही होती है। तो आईपी हमेशा क्या होगी, अरे भाई ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आईपी का मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है कि नहीं देनी पड़ रही है, समझ में आ रहा है बात। जैसे आपसे कहे कि आईपी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आईपी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी है जी वैसा फर्स्ट की -13.6, तो उसकी आईपी कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, होगी कि नहीं होगी जी बताओ। मतलब अगर हाइड्रोजन है उसको मुझे यहां से भेजना है बाहर, तो मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही बात आपको अच्छे से। आईपी का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां भेजना है, इन्फिनिट स्टेट पे भेजना है, उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या, सेपरेशन एनर्जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना आप। देखो क्या चीज है, ये आपका ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मतलब n1 इज इक्वल टू 1, ये n1 इज इक्वल टू 2, ये n1 इज इक्वल टू 3, और इसको मैं मान लेता हूं इनफाइनाइट स्टेट। ठीक है, अब देखो बात को समझना, वो कह रहे हैं कि ये वाली क्या है इसकी एक्साइटेड स्टेट, कौन सी वाली है जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट वाली। ये कौन सी है जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब कह क्या रहा वो समझना कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट, मतलब इससे अगर मैं बाहर भेजूंगा यहां पे, तो दिस इज द सेपरेशन एनर्जी, और वो भी कौन सी, फर्स्ट वाली, दिस इज द फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। अगर मैं 2 से भेजूंगा, इन्फिनिटी भेजना है, तो ये सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, 2 होगी। अगर 3 से मतलब 2 का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट से भेज रहा हूं मैं यहां पे, तो उसकी सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, वो 2 होगी। समझ में आ रही है बात, मतलब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना है, इन्फिनिट स्टेट पे भेजना है। एक्साइटेड स्टेट से कहां भेजना है, इन्फिनिट स्टेट पे भेजना है। समझ में आ रही बात। अब देखो कहां से भेज सकते हैं अपन, अरे भाई यहां से हैं तो वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। भेजना कहां पर है, इन्फिनिट पे भेजना है। वो एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होगी कि जो भी इन्फिनिट है -C2 वाला जो आएगा वो डिफरेंस आ जाएगा आपका। कौन सी वाली, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। क्लियर होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सारी की सारी। क्या क्या चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी है, सेपरेशन एनर्जी है, और ये वाली कौन सी है, एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी है जी, एक्साइटेशन एनर्जी। क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी। ये बातें थोड़ी देर पहले अपन ने करी थी जब एक्साइटेड स्टेट की बात करी थी, जब मैंने बोला n1 इज इक्वल टू 1 है, और ये मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इक्वल टू 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, अब देखो सुनो, यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना है, तो ये इसकी कौन सी स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मुझे यहां से यहां भेजना है इलेक्ट्रॉन को, तो ये कौन सी हो जाएगी जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी कि नहीं होगी। तो वो ये तो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। तो मुझे बताओ यहां से एनर्जी कितनी चाहिए, तो E2 - E1। यहां कितनी चाहिएगी, E3 - E1। यहां कितनी चाहिएगी, E4 - E1 चाहिएगी, नहीं चाहिएगी। अगर आपसे बोले कि साहब थर्ड एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी बताओ, तो फोर्थ वाले की एनर्जी कितनी है, फर्स्ट वाले की एनर्जी कितनी है, उसका डिफरेंस निकाल लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है, चारों टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसमें कौन कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, सेपरेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। ठीक है, देखो चलते हैं अपन आगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। क्या है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस इज 19.6 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम दे रखा है। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज, मतलब इन्होंने क्या पूछा है कि हीलियम की यहां पर क्या दे रखी है, प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, और यहां पर लिथियम की क्या पूछा है, फर्स्ट स्टेशनरी जो स्टेट है उसकी एनर्जी कितनी होगी। मतलब क्या पूछ लिया जी कि ये न्यूक्लियस है, ये हीलियम ये लिथियम प्लस 2 है, ठीक है, इसकी जेड की वैल्यू कितनी होती है जी, 3 होती है। ये n = 1 की जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे उसकी एनर्जी पूछी है,
ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया कि ये अपन को निकालना है। तो देखो आपको थोड़ी देर पहले पता था कि जो एनर्जी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था अपना, -z²/n² था। अब देखो इन्होंने क्या किया, आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है हीलियम प्लस की। अच्छा, आयोनाइजेशन जो एनर्जी दे रखी है, तो मैं उस केस में अगर एनर्जी ये है तो बताओ जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी जी, z²/n² होगी कि नहीं होगी। अच्छा, n की वैल्यू 1 है यहाँ पे। अब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू द z² होगी कि नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। समझ में आ गई बात। अब देखो सुनो, मैं यहां पर ये लिखूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 इज इक्वल टू जेड किसका स्क्वायर हीलियम प्लस का अपॉन जेड किसका लिथियम प्लस 2 का। तो यहां से मुझे बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम प्लस 2 की निकलेगी नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो कितनी हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी जी, लिथियम प्लस 2 की कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो रही है कि z² लिथियम प्लस 2 हो जाएगा अपॉन z² क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस। ये बताओ होगी कि नहीं होगी, यहां से ये वाली वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। अब आपको सारा पता है कि z की वैल्यू कितनी होती है लिथियम प्लस 2 के लिए 3, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन हीलियम के लिए कितनी 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू जो ये वैल्यू दे रखी है कितनी 19.6 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, ये बात दे रखी है। जब इसको आप गुणा भाग करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4.41 इंटू 10⁻17 जूल पर एटम। लेकिन ध्यान से सुनना, ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है लिथियम प्लस 2 की, और आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो लिथियम प्लस 2 की है इज इक्वल टू, अगर आपको फर्स्ट वाले की निकालनी है एनर्जी तो बताओ माइनस में होगी कि नहीं होगी। कौन सी एनर्जी हो जाएगी कि फर्स्ट सेल की एनर्जी, फर्स्ट सेल ऑफ लिथियम प्लस 2, जो भी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है उसकी वो माइनस में होगी कि नहीं होगी। समझ में आ रही बात। तो यहां से आंसर कितना जाएगा -4.41 10⁻17 एटम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात आपको, अच्छे से समझ में आई बात सारी की सारी। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, बड़ी इजी बातें थी। एक अगर आपको लग रहा है कि नहीं कहीं डाउट है तो आप वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि यहां पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। बाकी आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर कहां समझ में आया और कहां पर समझ में नहीं आया है, ठीक है। आपका चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।